देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सोमेश और रवि बस का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बस आ जाती है और दोनों बस में चढ़कर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कुछ समय रुकने के बाद बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाती है। सुबह के 11 बज रहे थे और दोनों मन में थोड़ा डर और उत्साह लिए सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों वुशु खेल के चयन की परीक्षा के लिए जा रहे थे। सोमेश वुशु खेल की किताब खोलकर पढ़ने लग जाता है। रवि भी अपनी डायरी निकालकर कुछ पढ़ने लगता है। शाम की दस्तक के साथ ही वो देखते हैं कि थोड़ी ही दूर है वो अब अपनी मंजिल से। करीब आधे ही घंटे में दोनों भवानीपुर गांव की सीमा पर होते हैं। लेकिन ड्राइवर जब बस नहीं रोकता है तो रवि कंडक्टर से बस रोकने को बोलता है। क्या यहाँ रुकना है? बाथरूम जाना है क्या? कंडक्टर ने पूछा। नहीं, बल्कि हमें तो यहीं उतरना है, सोमेश ने बोला। सभी लोग आश्चर्य से रवि और सोमेश को देखने लगते हैं। यहाँ उतरना है? लेकिन क्यों? यहाँ तो कोई स्टॉप भी नहीं है। लेकिन हम लोगों की मंजिल तो यहीं तक है। देखो, एक बार फिर से सोच लो। अगर आप लोगों को यहीं उतरना है तो फिर आप लोग उतर जाओ, मगर दोबारा यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं मिलेगा और फिर कल सुबह ही दूसरी बस आएगी। और वैसे भी ये जगह ठीक नहीं है, कोई नहीं उतरता यहाँ। कंडक्टर ने एक चेतावनी सी देते हुए कहा। सब बातों को नज़रअंदाज करके दोनों उतर जाते हैं। रवि और सोमेश के उतरने के साथ ही सब लोग उन्हीं लोगों को एक अजीब निगाह से देख रहे थे। उन दोनों को भी थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान ना देते हुए दोनों आगे बढ़ गए और बस तेजी से आगे निकल गई। रवि, तूने देख लिया ना अच्छे से कि ये वही जगह थी जहाँ हमें उतरना था? यहाँ वो कॉलेज जहाँ की खेल का कैंप लगा था वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा यार। सोमेश ने चारों तरफ वीराना देखकर पूछा। हाँ, जगह तो यही दिखा रहा है गूगल मैप पर, रवि ने अपने फ़ोन में देखते हुए कहा। लेकिन यार, यहाँ तो दूर दूर तक कोई कॉलेज या फिर कोई स्कूल भी नज़र नहीं आ रहा, सोमेश ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा। ऐसा करना भाई, एक बार फिर से तू मैसेज देख, क्या यही एड्रेस दिया था क्या? या फिर चल किसी से चलकर पूछ लेंगे, सोमेश ने सुझाव दिया। रुक, देखता हूँ क्या एड्रेस है कॉलेज का, कहते हुए रवि ने एक लिफाफा निकालकर उस पर एड्रेस देखा। श्री जगमोहन विद्या मंदिर, पोस्ट सोनामणि पूर्वा, ग्राम भवनानी। रवि ने एड्रेस पढ़ते पढ़ते चौंक पड़ा और अपना सिर पकड़ते हुए बोला। यार, एक गड़बड़ हो गई यार। गलती से गूगल मैप पर मैंने भवनानीपुर की जगह भवानीपुर डाल दिया और इसी वजह से हम लोग यहाँ चले आए। अब क्या होगा यार? हम लोगों का तो ट्रायल है कल, कैसे पहुँचेंगे हम वहाँ इतनी जल्दी? याद है ना वो कंडक्टर क्या बोल रहा था कि कल सुबह ही कोई बस मिलेगी? परेशान होता हुआ सोमेश बोला। यार 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 शांत रह, मैं देखता हूँ यहाँ से भवनानीपुर कितना दूर है, अगर पास में ही हुआ तो पैदल चलेंगे। रवि बोल ही रहा था कि उसे टोकता हुआ सोमेश बोल पड़ा। और अगर दूर हुआ तो क्या करेंगे? तब किसी गाड़ी या फिर किसी से लिफ्ट ले लेंगे, फिर कोई गाड़ी किराए पर लेकर चलेंगे, रवि ने सुझाव दिया। चलो फिर खड़े रहो यहीं पर थोड़ी देर, और अगर कोई गाड़ी नहीं मिली तो फिर गांव में चलकर देखेंगे, सोमेश बोला। गूगल पर देखकर रवि थोड़ा उदास होकर बोला। यार, 200 किलोमीटर दूर है कॉलेज यहाँ से।
दोनों लोग काफ़ी देर तक सड़क पर खड़े रहे, गाड़ी का इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई गाड़ी आती नहीं दिखी। शाम भी ढलने लगी थी तो उन दोनों ने कच्ची पगडंडी पकड़कर अंदर गांव में जाने की ठानी ताकि कोई गाड़ी किराए पर ले सके। काफ़ी अंदर आकर भी उन्हें कोई आबादी नहीं दिखी। धीरे धीरे शाम की लालिमा ढलने लगी और रात काली चादर ओढ़े आ गई। रवि और सोमेश का दिल अब बहुत घबराने लगा था, क्योंकि जहाँ वो थे वहाँ उन दोनों के सिवा कोई और भी जिंदा इंसान का नामो निशान नहीं था। दोनों थककर वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। यार, बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग तो। अच्छा होता कि उस कंडक्टर की बात मान ली होती और यहाँ नहीं उतरते हैं। मुंह लटकाकर उदास स्वर में सोमेश बोला, यार मुझे माफ़ कर दे, मेरी ही गलती की वजह से हम इस वक्त यहाँ हैं। अगर उतरने से पहले एक बार एड्रेस देख लिया होता तो अभी तक हम कॉलेज पहुँच गए होते। दुखी होता हुआ रवि बोला, चल छोड़ यार, गलती दोनों की है, तो तू यूँ परेशान मत हो। अब ये सोच कि क्या करना है, क्योंकि अब रात तो लगता है यहीं बितानी पड़ेगी। तो कोई ऐसी जगह ढूंढ जहां हम सुरक्षित रहकर रात बिता सकें। सोमेश बोला। दोनों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है, शायद कोई पुरानी खंडर इमारत। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि कोई पुराना किला है जो अब खंडर बन चुका है। कोई और सुरक्षित जगह ना देखकर दोनों उसी किले में रुकने का फैसला लेते हैं। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जिसकी रोशनी से उस किले में कुछ उजाला हो रहा था। थके हुए होने की वजह से दोनों को जल्दी ही नींद आ गई। आधी रात को अचानक ही शोर की वजह से दोनों की नींद खुल जाती है और दोनों जो देखते हैं वो उनकी समझ से परे होता है। जो जगह अभी कुछ देर पहले तक वीरान और अंधेरे में डूबी थी, वही अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वीरान खंडर किले की जगह एक भव्य और रोशनी से भरपूर किला खड़ा था, जिसमें बहुत से सिपाही अपनी जगहों पर खड़े होकर मुस्तैदी से निगरानी कर रहे थे। सेविकाएं इधर उधर घूम रही थी। पूरे किले में चहल पहल थी। हंसी ठटोले की आवाज़ से पूरा किला गूंज रहा था। रवि और सोमेश चुपचाप एक कोने में खड़े हुए ये नज़ारा देख रहे थे। लोग उनके सामने से आ जा रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था, या शायद वो दोनों किसी को दिख ही नहीं रहे थे। वो दोनों भी एक दूसरे को पकड़कर दुबके हुए थे। देखकर लग रहा था कि पूरे किले में एक खुशी की लहर है। पता चला कि राजकुमार का आज 16वीं वर्षगांठ की धूम है। देखते ही देखते महफिल सज गई। सभी लोग किले के मुख्य हॉल में जमा हो चुके थे। अब बस राजा रानी और राजकुमार के आने का इंतज़ार था। आज राजकुमार का राज तिलक भी होना था। पंडित लोग सब पूजा की तैयारी कर चुके थे। शुभ मुहूर्त कुछ ही समय के बाद था। तभी एक दरबान ने आवाज़ लगाई, सावधान, होशियार, इस रियासत के राजधिराज महाराज अपनी जीवन संगनी महारानी और रियासत के होने वाले महाराज के साथ पधार रहे हैं। इसी के साथ राजा रानी और राजकुमार आ जाते हैं। तीनों पूजा के लिए बैठ जाते हैं। पंडित लोग पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं और राजकुमार का राज तिलक भी पूरा हो जाता है। रवि और सोमेश आंखें फाड़ फाड़ कर सब देख रहे होते हैं। यार, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोमेश बोला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ।
रवि अपनी आंखें मलता हुआ बोला। थोड़ी ही देर बाद सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। अब सभी लोग खाना खाने लगे थे। खाना खाकर सब चले जाते हैं। रवि और सोमेश भी कोने से निकलकर आगे बढ़ते हैं तो सामने ही एक सैनिक दिखता है। दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन उस सैनिक को भी ये दोनों जैसे दिख ही नहीं रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था। दोनों अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो किसी की बातचीत सुनकर छुप जाते हैं और सुनने लगते हैं कि क्या बात हो रही है। पहला आदमी बोलता है, देखो, जैसे ही सब सो जाएं, वैसे ही तुम पीछे वाला द्वार खोल देना। इस पर दूसरा आदमी बोला, ठीक है हुजूर, जैसे ही महाराज सोने चले जाएंगे मैं जाकर द्वार खोल दूंगा। तो इस पर वापस से पहला आदमी बोला, लेकिन ध्यान रहे, उससे पहले तुम्हें उनके कक्ष के सिपाहियों को बेहोश करना है। उन सबको नशीला लड्डू खिला देना, उसके बाद ही द्वार खोलना। और याद रहे कि दोनों में से कोई भी बचना नहीं चाहिए। दूसरा आदमी पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, आप निश्चिंत रहें हुजूर, आज की रात महाराज और राजकुमार की आखिरी रात होगी। कल का सूरज वो लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं अपने कक्ष में जा रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत ही होशियारी से काम करना। कहते हुए पहला आदमी एक तरफ और दूसरा आदमी दूसरी तरफ चला जाता है। रवि और सोमेश दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चल यार, जल्दी से चलकर महाराज को सारी बात बता देते हैं। सोमेश कहता है, हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, हमें तुरंत ही चलकर राजा को बताना चाहिए कि उनकी और राजकुमार की जान खतरे में है। हामी भरता हुआ रवि भी बोला। दोनों राजा का कमरा ढूंढने लगते हैं। तभी एक जगह वो देखते हैं कि कुछ सैनिक लड्डू खा रहे हैं। दोनों भाग कर जाते हैं और उनको मना करते हैं खाने से, लेकिन ये क्या, वो सैनिक तो दोनों को देख ही नहीं पा रहे होते हैं। रवि एक सिपाही के हाथ से लड्डू छीनता है, लेकिन वो लड्डू को पकड़ ही नहीं पाता। तभी सोमेश राजा के कमरे में घुसता है तो देखता है कि वो सो रहे हैं। सोमेश हिला हिलाकर उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, वो तो राजा को छू ही नहीं पा रहा था। लेकिन छूने का एहसास ना तो राजा को हो रहा था और ना ही सोमेश को। रवि भी भागकर राजा के कमरे में आता है और दोनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं उन्हें जगाने की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। तब तक दुश्मन सेना किले में घुस चुकी होती है और तलवारों के टकराने की आवाज़ें आने लगती है। जैसे ही सोमेश और रवि बाहर की तरफ देखने के लिए भागते हैं, तभी कई सारे दुश्मन सैनिक अंदर घुसने लगते हैं। सब मिलकर राजा को बेरहमी से मार डालते हैं। रवि और सोमेश ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बाहर कमरे से निकलते ही उन्हें एक बहुत ही बेबस आवाज़ सुनाई देती है, पिताजी, पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। पलटकर दोनों आवाज़ की तरफ देखते हैं तो राजकुमार अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। चारों तरफ रुदन का माहौल था। चित्कार और तलवारों की आवाज़ें गूंज रहे थे और उसी में अपने पिता से मदद की पुकार की आवाज़ भी सुनाई दे रहे थे। पिताजी, पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। लेकिन अब कौन उसको बताए कि जिससे वो बचाने की मदद मांग रहा है वो तो खुद ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा किला भयानक चीख, रोना, तलवारों के चलने और राजकुमारी की मदद की गुहार और रोने से गूंज रहे थे। तभी सैनिक राजकुमार को पकड़ लेते हैं और उनको भी बड़ी निर्दयता से मार दिया जाता है। अचानक से सब शांत हो जाता है। किले की झिलमिलाती रोशनी
अंधेरे में बदल जाती है। भव्य खूबसूरत किला वापस से एक खंडर में तब्दील हो जाता है। रवि और सोमेश अपने आप को उसी जगह पर खड़े पाते हैं। इसका मतलब वो कोई सपना नहीं देख रहे थे, बल्कि वो सब हकीकत में हुए थे। चारों तरफ अंधेरा, वीराना, खंडर और खामोशी पसरी हुई है। तभी अचानक से रोने की एक आवाज सुनाई देती है। पिताजी, मुझे बचा लीजिए पिताजी। बात आज से तकरीबन 20 साल पहले की है। मेरे पापा तब बाजार में मूंगफली बेचने का काम किया करते थे। वो बाजार में कम और गांव से गांव घूमकर मूंगफली ज़्यादा बेचा करते थे। ऐसे उनकी आमदनी थोड़ी ज़्यादा हुआ करते थे। एक रात की बात है, पापा किसी दूसरे गांव में मूंगफली का ठेला लेकर गए हुए थे और वहां से लौटते हुए उन्हें थोड़ी देर हो गई थी। रास्ता थोड़ा सुनसान था, यानी कि जैसा गांव में होता है, जंगल झाड़ियों से भरा पड़ा था। जैसा कि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए उस रास्ते पर दूर दूर तक पापा के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पापा ने जल्दी से अपना ठेला ठेलना शुरू कर दिया और वापस घर की ओर बढ़ने लगे। अभी वो घर की ओर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उस सुनसान रास्ते पर पापा को अपने अलावा किसी और की भी मौजूदगी महसूस होने लगी। उन्होंने नज़र घुमाकर एक बार चारों तरफ देखा, मगर वहाँ पर उनके अलावा और कोई नहीं था। खैर, उन्हें लगा कि शायद उनका भ्रम होगा। वो ठेला लेकर वापस से घर की ओर आगे बढ़ने लगे। यहाँ से उनका घर लगभग काफ़ी दूर था। यहीं कोई 3 से 4 किलोमीटर उन्हें ठेला लेकर अभी चलना था। तो वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़ने लगे। अभी वो वापस से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, क्योंकि उन्हें अपने कदमों के अलावा किसी और के भी कदमों की आवाज़ आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस बार तो पक्का कोई है, क्योंकि कदमों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहे थे। उन्होंने पीछे पलट कर देखा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ खामोशी और सन्नाटे के अलावा। तभी उन्होंने वापस से सामने की तरफ देखा तो सामने का नज़ारा देखकर वो जैसे दंग रह गए। उनके ठीक सामने एक औरत खड़ी थी। औरत कम वो बूढ़ी ज़्यादा लग रहे थे, थोड़ा झुककर चल रहे थे। उसने पापा से कहा, थोड़ी मूंगफली दो। पापा को उसकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लगी। खैर, उन्होंने थोड़ी मूंगफली एक ठोंगे में भरकर उस बुढ़िया को दे दी और फिर बुढ़िया से कहा, इसके 5 रुपए। तो फिर बुढ़िया ने अपनी पोटली में से 5 का एक सिक्का निकालकर पापा के हाथों में थमा दिया। पापा ने जब उसके हाथों से वो सिक्का लिया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उस बुढ़िया का हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसा कि जैसे बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा हो। खैर, पापा को लगा कि शायद कोई बात होगी। उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर तभी उनकी हथेली से वो सिक्का छूटकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। नीचे अंधेरा था। उन्होंने पास में जल रही ठिबरी को अपने हाथों में उठाया और फिर उसे लेकर नीचे उस सिक्के को ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र उस बुढ़िया के पैरों पर पड़ी तो पापा सामने का नज़ारा देखकर जैसे दंग से रह गए। उनके हाथ पैर कंपकपाने लगे, क्योंकि उस बुढ़िया के दोनों पैर उल्टे हुए थे, यानी कि पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। पापा की अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वापस से ऊपर उठकर उस बुढ़िया को देख पाते हैं, मगर किसी तरह
उन्होंने उसे ये नहीं लगने दिया कि वो जान चुके हैं कि वो कोई इंसान नहीं है। उन्होंने 5 का सिक्का उठाया और वापस से अपनी जेब में डालकर ठेला लेकर आगे बढ़ गए, मगर उन्हें कहीं ना कहीं वो डर खाए जा रहा था। उन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर वापस से पीछे घूमकर देखा, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। इस बार तो उन्हें पक्का हो गया कि वो बुढ़िया कोई इंसान नहीं थे। उन्होंने अपना जल्दी से ठेला ठेला और फिर घर पहुँच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।